अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। रीडिंग हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब न्यूमेरिकल्स जो हैं देखें, उसके साथ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स भी हमने करनी है क्योंकि ज़ाहिर है क्वेश्चन तो हमारा न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है ना, तो इसलिए एग्जांपल्स भी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। तो चले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आसान है, कोई तो मुश्किल नहीं है, वेक्टर्स के मुतल्लिक है। सो देखें 2.1 एक्सरसाइज है, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस ज़ाहिर है वेक्टर फॉर्म में होंगी, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। नॉर्मल काम है। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और वो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं। ठीक है, एक एफ है तो दूसरी भी एफ है, एक 10 न्यूटन की है तो दूसरी भी 10 न्यूटन की है। सो इक्वल मैग्नीट्यूड है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू। अच्छा, जो रिजल्टेंट है दोनों का वो भी उनके बराबर है। तीनों एफ 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 हम रख लेंगे उनको, ठीक है, वो इजी हो जाएगा उस तरह से। और उन दो जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो एंगल फॉर एग्जांपल थीटा बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। सो इसके लिए देखें, हम जो हल्का सा बना लेंगे ताकि हमें ज़रा बेहतर समझ आ जाए। तो फोर्स जो F1 है ना, उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि वो ऑलवेज आसान हो जाता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना तो उसका अपना एंगल 0 हो जाता है, तो आसानी हो जाती है। और दूसरी फोर्स जो है हम कहीं पे भी ऊपर की तरफ जो है वो बना लेते हैं और उसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन जाएगा। तो दोनों के दरमियान एंगल, ये वाला थीटा एंगल जो है वो हमें मिल जाएगा। और इस साइड पे आपको पता है कि रिजल्टेंट बनाया जाता है उनका, जैसे हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा हुआ, फोर्सेस का आपस में कैसे ऐड करवाते हैं वेक्टर्स फॉर्म में, तो ये उनका रिजल्टेंट है। तो इस तरह से करके, और सारे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो देखें सोल्यूशन क्या हम लिख रहे हैं, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। ज़ाहिर है दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल थीटा है। F1 और F2 फोर्सेस हैं। R इज द रिजल्टेंट, और उनका रिजल्टेंट R है। ठीक है जी, F1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, यहाँ तक ये सारा थोड़ा सा हमें साथ लिखना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है रिजल्टेंट की तरफ हम चलेंगे। रिजल्टेंट आपको पता है, ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों के सम के बराबर होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम सम लेंगे उनके x कंपोनेंट्स का और उनके y के कंपोनेंट्स का। सो देखें उसका जो देखें हमने पहले लिख रहे हैं x कंपोनेंट। अब x कंपोनेंट, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बराबर होगा हमारा जो फोर्स नंबर 1 है उसका x कंपोनेंट और फोर्स नंबर 2 का x कंपोनेंट। अगर आपको याद हो तो जब कोई भी फोर्स उसको जब रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनता है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग बनता है। हमेशा ऐसे ही होता है। फोर्स का अपना एंगल जिधर को मर्जी हो, लेकिन उसके दोनों कंपोनेंट बनने हैं, एक एक्स के लॉन्ग है, एक वाई के लॉन्ग है। और मज़े की बात यह है कि जो एक्स के लॉन्ग होता है उसका फार्मूला एफ कॉस थीटा होता है। ये बार बार ये चीज़ आती है। और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है उसका फार्मूला एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, इस तरह से करके। तो देखें हम जो अब जब x कंपोनेंट हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे फार्मूला cos थीटा आएगा। सो देखें F1 cos थीटा। अब यहाँ पे देखें cos 0 डिग्री। 0 क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारी पहली फोर्स है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है ना, तो इसलिए cos 0 डिग्री लिखेंगे। और जब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं उसका fx2 कर रहे हैं तो f2 cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, ये 0 नहीं है, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट से सेकंड जो हमारी फोर्स है वो अपना एंगल तो थीटा बना रही है, तो यहाँ पे थीटा आएगा, लेकिन आएगा कॉज ये दोनों में। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे cos 0 आपको पता है ये 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा तो खाली F1 रह जाएगा, और यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा F2 cos थीटा, क्योंकि ज़ाहिर अब थीटा का एंगल तो नहीं हमें पता, इसी थीटा को वैसे हमने फाइंड आउट करना है। अब इस कंपोनेंट को यहीं पे छोड़ देंगे कि जी एक्स कंपोनेंट हमारा रिजल्टेंट का ये आ गया। अब रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है उसकी तरफ चलेंगे। अब वाई कंपोनेंट जब बनना है तो वो फिर क्या होगा, आर वाई इज इक्वल टू एफ वाई वन प्लस एफ वाई टू, वही दोनों फोर्सेस का वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट में क्या आना है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री और साइन थीटा। सो F1 साइन 0 एंड F2 साइन थीटा। अब साइन 0 0 होता है तो फिर ये वाला पार्ट सारा खत्म हो जाएगा, F2 साइन थीटा रह जाएगा। तो ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, अब दोनों कंपोनेंट को आप ऐड करवाएंगे या उसका जो एक फार्मूला होता था वो आप यूज़ करेंगे तो रिजल्टेंट बन जाएगा। क्योंकि रिजल्टेंट का फार्मूला था कि x कंपोनेंट का स्क्वायर लें, y कंपोनेंट का स्क्वायर लें, और उस तरह। असल में ये पाइथागोरस थ्योरम था, क्योंकि x कंपोनेंट होता है ना इधर को, y कंपोनेंट हमारा होता है इधर को, तो फिर रिजल्टेंट जो है ये एक किस्म का वही देखे ना, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये वही राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है इनकी।
तो इसलिए यहाँ पे थागोरस थ्योरम लग रहा होता है कि जी ये इसका रिजल्टेंट चाहिए तो इन दोनों के आप स्क्वायर्स ले लें और उनका स्क्वायर रूट कर लें। तो बहरहाल वो वही फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो अब इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। तो आर एक्स की वैल्यू लगाएंगे f1 प्लस f2 cos थीटा, आर वाई की वैल्यू लगा लेंगे। अब उनके ऊपर देखें स्क्वायर्स हैं। अब देखें यहाँ पे अब ये कर लें कि ये जो f1 f2 और रिजल्टेंट है, हमें पता नहीं ये सारे आपस में बराबर हैं, तो उन सब की जगह ff लिख दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी f लिख दिया रिजल्टेंट की जगह पे, यहाँ f1 f2 आ रहे हैं, देखें फिर ff, यहाँ पे f2 आ रहा है सिंपल f, ठीक है। वो इसलिए उसने दिया है कि इनको ज़रा कॉमन शामन निकालने में आसानी हो, क्योंकि हमें एंगल थीटा तक पहुंचना है। सो देखें यहाँ पे देखें सब जो f हैं ये कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो f अगर आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो देखें इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं, तो इसलिए जब बाहर निकलेंगे तो इनके ऊपर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ से f चला जाए तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ से चला गया तो हाली cos थीटा रह गया, यहाँ से चला गया तो हाली sin थीटा रह गया, और इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लें। यहाँ इन दोनों का होल स्क्वायर है क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर था। अब इसका स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab जैसे फार्मूला होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो cos का स्क्वायर लेंगे तो cos का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 2ab, क्योंकि 2 इंटू 1 इंटू ये करेंगे तो यही आएगा, और साथ ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों मिलके ये भी 1 हो जाते हैं। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक 1 ये बनेगा और एक 1 ये बनेगा, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, और साथ ये हमारा 2 cos थीटा। अच्छा ये सारी चीज़ें ना एक तरफ ही कर लेते हैं। ये भी f स्क्वायर है ना, इसको उठा के इस साइड पे ले आए, तो यहाँ ये उठ के आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखें माइनस का लिख लिया, ज़रा साथ सीधा भी कर लिया उसको। अब ये है कि f स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो f स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये चीज़ अंदर वाली माइनस यहाँ पे f स्क्वायर चला गया तो 1 आ गया, तो उधर जब 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ दो चीज़ें, जैसे वो हम करते होते थे ना फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टराइजेशन ही है कि एक चीज़ बाहर है और दूसरी अंदर उससे मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल टू 0 है। तो हम फिर जब ऐसे हो तो हम करते हैं ना, आइदर ये दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0, तो हम यही करेंगे, आइदर ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब f स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि f क्या है, बेसिकली फोर्स है, तो फोर्स तो 0 नहीं होगी, फोर्स ही 0 हो गई तो फिर काम क्या रहना पीछे, तो इसलिए ये काम नहीं हो सकता, इसको हम छोड़ देंगे। इस वाले को लेके हल करना, आगे की तरफ चलेंगे। तो 2 प्लस दिस वन है 2 और माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें आंसर वाला निकलेगा, ये 1 उठ के उधर जाएगा माइनस, और फिर ये 2 जाके उसको डिवाइड करेगा -1/2, और cos को भी इधर ले आए तो cos इनवर्स। ये नॉर्मल तरीके से जैसे हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, और कैलकुलेटर पे आप करके देखें cos इनवर्स -1/2 120 डिग्री होता है। तो अब हमें एंगल का पता चल गया कि उन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना है, 120 डिग्री है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। एक कार है जो किस स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, उसको एक्सेलरेट हम करते हैं यूनिफॉर्मली, एक जैसा एक्सेलरेशन देते हैं, तेज करते हैं, और उसकी तेज करने की हमारी स्पीड कितनी है, 2, यानी कि ये हमारा एक्सेलरेशन a आ जाएगा। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ही दोबारा फाइंड करनी है, तो पहले से भी तो है वेलोसिटी, तो ये वाली हमारी इनिशियल होगी, ये हमारी जो फाइंड करनी है वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ज़्यादा सोचते जाते हैं। आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद उसमें टाइम भी आ गया, तो इसका पहले हम ज़ाहिर डाटा लिख लेंगे। ये टिपिकल हमारा सवाल है, बिल्कुल सिंपल वाला, कि इनिशियल वेलोसिटी vi दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और vf हमने फाइंड करना है। और जाहिर है कि इन चारों को देख के फिर हमने आइडिया लगाना होता है कि कौन सी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगेगी। तो इसमें देखें सिंपल vi vf भी है, a और t भी है, तो पहली इक्वेशन ही लग रही है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब इसमें जस्ट वैल्यूज लगाएं, vi की वैल्यू लगाएं, a और t की, पहले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर उसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड बन जाएगी। अब देखें ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और उसको तेज़ कर रहे हैं। कितनी देर तेज़ किया जी, 5 सेकंड तेज़ किया है। अब ज़ाहिर है उसने ज़्यादा हो जाना है, और 5 सेकंड के बाद कितनी हो रही है जो हम बना के दिखा रहे हैं उसको, वो 20 हो रही है। तो एक्सेलरेशन का काम यही होता है, किसी चीज़ की स्पीड को तेज़ करना, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक हो गया, आगे चलें जी 2.3 की तरफ। अब कहते हैं अ कार ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी। अब ज़ाहिर है यहाँ पे भी वही है, vi दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होता है एट अ रेट ऑफ 2, पीछे भी 2 ही रेट था, यहाँ पे भी 2 ही है, फॉर 4 सेकेंड। अब वहाँ 5 सेकेंड था, यहाँ 4 हो गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार।
अब यहाँ पे उसने फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी, उसने कहा जी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब कि इसने फासला कितना ट्रैवल करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से डाटा पहले हम लिखेंगे और वी आई लिख लिया, ए लिख लिया, टी और एस हमने फाइंड करना है। अब चूंकि एस फाइंड करना है तो आपको पता है यहाँ सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन हम लगा रहे हैं। अब ज़ाहिर थर्ड क्यों नहीं लग रही, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी होती है तो वो हमारे पास नहीं है, यहाँ तो पहले वो फाइंड कर लें, लेकिन काम लंबा हो जाएगा तो सीधा सीधा सेकंड इक्वेशन से हो रहा है। सो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी आई की वैल्यू, टी की वैल्यू एंड सो ऑन वैल्यूज लगानी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर 2 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और फिर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो एस जो है हमारा 76 मीटर्स बन जाएगा। अच्छा जी एग्जाम्पल 2.4 है, यहाँ क्या करना है, इन अ शॉर्ट डिस्टेंस रेस, एक रेस करनी है जी थोड़े फासले वाली, ठीक है। अ कंटेस्टेंट इन अ कार, एक कार के अंदर जो है एक मुकाबला करने वाला जो बंदा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल से स्टार्ट करना है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 हो जाएगी, क्योंकि जब भी हमें वो कहता है ना जी रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 होती है, वो हम लिख लेंगे पहले ही। एंड रीचेज द वेलोसिटी दिस वन, तो इस वेलोसिटी को पहुंच रहा है तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको फिर हमें कन्वर्ट करना है, ये भी किलोमीटर बड़ी यूनिट है ना, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे। आफ्टर कविंग द डिस्टेंस ऑफ दिस वन, अब ये जो डिस्टेंस है ये भी किलोमीटर्स में, इसको भी मीटर्स बनाना है तो किलो का 1000 होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आ जाएगा। एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन, अब ए फाइंड करना है हमने, तो वही काम जी, पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखें, वो ज़ाहिर है 0 है, फाइनल वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आ रहा है तो देखें कन्वर्ट हम कर रहे हैं, किलो का के का हमने 1000 लगा दिया और नीचे देखें ना एच जो है हमारा माइनस में होता है या सेकंड माइनस में होते हैं, तो माइनस में होने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ ओवर में है। हमने असल में शुरू में हमने जब पढ़ा था तो हमें तब ये ओवर में ही दिखाया जाता था, बटा लगा के बताते थे, लेकिन अब उन्होंने ऊपर पावर -1 लगा देते हैं, तो -1 का यही मतलब होता है कि वो नीचे है, क्योंकि ओवर से आप ऊपर लेके आएंगे तो उसकी नेगेटिव पावर हो जानी होती है, तो बहरहाल ये नीचे होना चाहिए। तो आर्क, अब एक घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, तो 60 2 दफ़ा आप नीचे लगा लेंगे। अब ज़ाहिर है इसको हल करेंगे, एक 0 आप कटवा दें, फिर 6 से कटवाएं एंड सो ऑन, तो इसकी जो बनेगी, कैलकुलेटर यूज़ कर लें क्योंकि पूरा नहीं होना, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बन रही है वो कितनी बनी, 83.33। अब डिस्टेंस को भी किलोमीटर में है वो, तो उसको मीटर में बनाएं, 1000 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 450 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर्स में होना चाहिए, एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, अब यहाँ पे चूंकि फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, तो हम थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, 2as = vf² - vi²। सो देखें वैल्यूज हम लगा रहे हैं, ए हमने फाइंड करना है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 900 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लें क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया ना, तो इसका स्क्वायर लें, ये आ जाएगा और 900 जस्ट जाके उसको डिवाइड कर देगा, तो एक्सेलरेशन देखें कितना आ गया, 7.72। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.5 है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 1 kg, एक लोहे का बॉल है, 1 किलो का मास उसका 1 kg है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, एक टावर से हमने उसको नीचे फेंक दिया, द बॉल रीचेज द ग्राउंड, जमीन पर गेंद पहुंचेगा वो इन 3.34 सेकेंड। लो जी हमने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया जी, इतने टाइम में जाकर उसने धड़म करके गिर जाना है। फाइंड, ए और बी पार्ट है, ए में क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब उसने ज़मीन से टक्कर मारनी है जाके तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी एंड वाली, वो हम देख लेंगे। द हाइट ऑफ द टावर, अब टावर की जो हाइट है वो कितनी है, अब टावर की हाइट बेसिकली वही है जो डिस्टेंस है, जो उसने फासला ट्रैवल किया है, तो जो फासला ट्रैवल किया वो ऐसा होता है। अब सारी चीज़ें आ गई, डाटा इसका हम लिख लेते हैं, मास लिख लिया जी 1 kg है, टाइम लग रहा है 3.34, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि हमने पहले पकड़ा हुआ है ना तो फिर उसको छोड़ा है, तो पकड़ा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो 0 लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है क्योंकि ज़मीन पे टक्कर मारनी है उसने जाके, और यहाँ पे देखें जी इन्वॉल्व होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी खींच रही है उसको। कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकें या नीचे की तरफ फेंकें जहाँ पे साथ ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही हो तो फिर जी की वैल्यू हमने 9.8 लगानी होती है। नॉर्मली हमारा जो केस होता है ना सड़क पे चलने का, आगे की तरफ जाने का, वहाँ पे हम एक ही सतह पे रहते हैं, ज़मीन पे हम ऊपर नीचे नहीं हो रहे, तो जब ऊपर नीचे नहीं हो रहे तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ ग्रेविटी वो इन्वॉल्व नहीं है, ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है,
तो ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी तो हम जी की वैल्यू लेंगे, वरना सीधा सीधा जा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है ए एक्सेलरेशन ही हम यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये डाटा हमारे सामने है और ए पार्ट में उसने कहा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी बनाए। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए वही पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ए टी की जगह जी टी। अब वी आई ज़ीरो है, जी की वैल्यू लिख ली, टी की वैल्यू लिख ली, वी आई ज़ीरो वो तो ख़त्म हो गया ना, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, सिंपल सा काम। और दूसरे में उसने कहा था हाइट ऑफ द टावर, तो वो ज़ाहिर है डिस्टेंस है, एस फाइंड करना है। तो थर्ड इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो इनकी वैल्यूज़ भी हम पुट कराते हैं तो बड़े आराम से इसका भी आंसर देखें आ जाता है। तो देखें आपके सामने है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एस के साथ है, और यहाँ इसका 32.7 का स्क्वायर लेंगे, ये तो ज़ीरो हो गया, और अगेन इसने जाके इसको डिवाइड करना है तो डिस्टेंस हमारा 54.56 मीटर बनता है। एग्जाम्पल 2.6 है, अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी 30 मीटर पर सेकेंड, उससे हम उसको फेंक रहे हैं इन अ डायरेक्शन, किसी एक सिमत में 30 डिग्री अबव द हॉराइजन। अब वही बात 30 डिग्री अबव द हॉराइजन, हॉराइजन असल में किसको कहते हैं? हॉराइजन जो है वो बेसिकली कहा जाता है जहाँ पे आसमान हमारा ज़मीन से टच होता हुआ फील हो रहा हो। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सीधे ज़मीन के साथ, यानी ज़मीन से, यानी कि एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है 30 का। तो ये जो नज़र आ गया ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर की तरफ नहीं फेंक रहे, क्योंकि ऊपर की तरफ आएंगे तो वहीं से 90 डिग्री एंगल से वो चीज़ नीचे आ जाती है। अभी आप कितने एंगल पे फेंक रहे हैं? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे फेंकते हैं तो जैसे गेंद को शॉट लगाते हैं या आगे की तरफ चीज़ फेंकते हैं तो वो चीज़ आगे की तरफ चली जाती है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट फाइंड करनी, उसने रेंज कितनी बनेगी एंड सो ऑन, वो चीज़ें हम यहाँ फाइंड करेंगे। और इसमें देखें बड़ी सिंपल काम होता है। इसमें अगर दो चीज़ें आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल, तो आप सारी चीज़ें इसकी फाइंड कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, फार्मूले बस याद होने चाहिए। और यहाँ पे देखें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, 30 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल भी उसने दे दिया है, तो बाकी चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं। डिटरमाइन द हाइट टू विच इट राइजेस, यानी कितनी ऊंचाई वो पकड़ेगा, हाइट वो हमने फाइंड करनी है। द टाइम ऑफ द फ्लाइट, के कितनी देर तक वो फ्लाइट करता रहता है, ज़मीन के ऊपर टकराने तक कितना टाइम लेता है ये कह लें। और फिर क्या है कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, कि ज़मीन में आगे की तरफ कितनी जाएगा। दो चीज़ें ना, एक रेंज क्या है कि आगे की तरफ कितना जाना है उसने, और हाइट क्या है कि ऊंचाई कितनी पकड़ेगा, वो दो चीज़ें हैं। सो देखें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एंगल थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ उसने ना इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी फाइंड किए हुए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल है ना, चूंकि उसने ये किया हुआ तो मैंने भी कर दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर पूछे तो फिर हम ज़रूर करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा होता है, वो आप वैल्यूज़ लगाएं, कैलकुलेशन कराएं, वो चीज़ बन जाती है, ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। और अगर उसका वाई कंपोनेंट है तो ज़ाहिर है साइन थीटा होता है, तो उसमें आप करेंगे तो निकल आते हैं, अगर कहीं पूछ ले तो। लेकिन ये है कि हमारा जो ये वाला सवाल है एक्चुअल उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि पहले टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो उसका देखें फार्मूला 2VI/G साइन थीटा। देखें ना, जी तो पहले से पता होता है 9.8, तो इनिशियल वेलोसिटी और एंगल बस ये दो हों तो चीज़ बन जाती है। तो वैल्यूज़ लगाएं, वी आई की जगह पे 30, जी की जगह 9.8, और एंगल थीटा है वो भी 30 है। अब साइन 30 1/2 है, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, फिर जाहिर है कि 60 को पहले नीचे मल्टीप्लाई करवा लें, 19.6 हो जाएगा ना, तो 60 को 19.6 से डिवाइड करा दें तो 3.1, या इसको 0.5 ले लें, जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लें, तो 3.1 सेकेंड इसका आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हाइट है, तो देखें हाइट के फार्मूले में स्केयर्स आ रहे हैं ऊपर, और नीचे जी के साथ 2 भी आ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद करनी है। तो बाकी वही वैल्यूज़ लगाए उनकी, ठीक है जी, वैल्यूज़ लगा ली, 30 का स्क्वायर लिया 900, साइन 30, फिर 0.5 लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि 0.5 का स्केयर लें तो 0.25 देखें आ जाता है, 1/2 और 0.5 एक ही बात होती है। तो ज़ाहिर है वही कैलकुलेशन वगैरह करें, ज़रब तकसीम जो भी है, और ये 11.5 आ जाएगा। और फिर उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, और रेंज का फार्मूला वी आई का सिर्फ स्केयर होगा, ओवर में जी आएगा, और लेकिन साइन के साथ 2 थीटा आ जाता है, तो वी आई की वैल्यू लगाएं, जी की लगाएं। अब 2 थीटा 30 है तो 2 से ज़रब देंगे तो 60 हो जाएगा। अब साइन 60 कैलकुलेटर में देखें 0.866, और इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा
लगा लें तो 79.53। तो ये देखिए प्रोजेक्टाइल वाला सवाल बिल्कुल सिंपल है, वो बस 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं और इनिशियल वेलोसिटी और एंगल थीटा से वो आ जाता है। अब जी एग्जांपल 2.7 है, इसको देखें। अब 1500 kg कार है, कार का वजन कितना है 1500 kg, ये उसका मास हो गया। हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस टू दिस, उसकी पहले वेलोसिटी ये थी, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और 3 सेकंड यानी कि टाइम भी है बीच में, सारा कुछ ही दिया हुआ है। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, क्योंकि फोर्स लग गई तो हम उसको आहिस्ता कर रहे हैं ना, 20 से 15 पे ला रहे हैं उसकी स्पीड को। तो वो जो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगने से उसकी स्पीड को कम किया जा रहा है। तो डाटा लिख लेंगे, m है, vi है, vf है, और टाइम जो है वो दिया हुआ है सारा कुछ। तो अब देखें उसमें ये फार्मूला लग सकता है। यहाँ ये है कि ये बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, f = ma, वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि असल में ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये दोनों फार्मूले सेम ही होते हैं। इसी से मैंने ये बनवाया था, आपको पढ़ाया था, उसके अंदर छोटा सा एक टॉपिक है। तो बहरहाल एक्सेलरेशन देखना, एक्सेलरेशन क्या होता था, vf - vi/t, तो ये वही एक्सेलरेशन है, साथ ये देखें वो वाला मैस है और साथ f भी है। तो बहरहाल डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाएंगे, हमने बुक में पढ़ा हुआ है, f × t = mvf - vi। तो t की जगह 3 लगा लिया, m की जगह 1500 है, फाइनल वेलोसिटी 15 थी, मैंने असल में 20 लिख दी थी पहले। तो 15 - 20 करना है। अब 15 में से 20 निकालेंगे तो -5 आएगा, तो वो -5 आ गया। 1500 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 इधर था ना तो उसके उधर डिवाइड में आ जाएगा। सो देखें सारा हल करें तो ये कितना बन जाता है, 2500 न्यूटन बनेगा। और चूँकि न्यूटन है तो इसको किलो न्यूटन भी बना सकते हैं, बुक में उसने बनाया हुआ है। तो 1000 पे डिवाइड कर दें तो किलो में आ जाएगा, ठीक है। तो किलो न्यूटन, या ये समझ लें कि पॉइंट को और 3 डिजिट पीछे ले जाए, इधर इशारिया है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह जैसे मर्जी आप लिख लें। और माइनस का यही मतलब होता है, नेगेटिव है, पीछे की तरफ कर रहे हैं, चीज़ को कम कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल 2.8। यहाँ पे क्या है जी, 2 स्फेरिकल बाल्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg, गोल गोल 2 बाल हैं, एक का वजन 2 किलोग्राम है, दूसरे का 3 किलोग्राम है। मासेस आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि टक्कर मारनी है लाजमी इन्होंने। विद ईच वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। कम ज़्यादा है, एक की कम है, एक की ज़्यादा है। पहले वाले की 6 है, दूसरे की 4 है। अच्छा, अब ये देखें वही बात, m1 v1 m2 v2 ये वो बन रहा है, क्योंकि मैसेज भी दिए हुए हैं, वेलोसिटी भी दिए हुए हैं, और मोमेंटम वाला सवाल आ गया। बट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बाल, जो छोटा बाल है 2 किलो वाला, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, यानी v1 डैश, उसको हम ये कह लेंगे, क्योंकि डैश जब ऊपर वेलोसिटीज पे ऊपर लगाते हैं वो कोलिजन के बाद वाली होती हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बाल इज 3, बाद में यानी v2 डैश है वो 3 हो जाए। तो ये सारा हम लिख लेंगे डाटा। बाल नंबर 1 का मास नंबर 1 2 है, वेलोसिटी v1 जो है वो 6 है पहले वाली, और जो बाद में v1 डैश है वो हमने फाइंड आउट करनी है। बाल नंबर 2 का मास जो है वो 3 है, वेलोसिटी उसकी 4 है। इसको देखें माइनस में लिखना है, माइनस क्यों, क्योंकि देखें किसी एक को माइनस लिखना होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, एक इधर को आ रही है तो एक इधर को आ रही है। अब देखें ना, हम एक अगर नॉर्मल वेलोसिटी ये ले रहे हैं तो वो तो इधर से आ रहा है दूसरी साइड से, तो दूसरी अपोजिट साइड से आ रहा है, तो इसलिए उसको माइनस में लिखना चाहिए। तो देखें वेलोसिटी को हम माइनस में लिखेंगे, और इसी वेलोसिटी का v2 डैश उसने बताया हुआ है कि जी उसकी 3 है, तो जो पहले वाला बाल है उसकी कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस वो हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है ना। m1 v1 + m2 v2 = m1 v1 डैश + m2 v2 डैश, क्योंकि ये आफ्टर कोलिजन होता है, ये बिफोर कोलिजन होता है। और आपने पढ़ा है कि कंजर्वेशन में यही है कि मोमेंटम सेम रहता है, इसलिए बराबर का निशान बीच में आ जाता है। जस्ट वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है जी, उसी तरह से। और v1 डैश तो फाइंड करना है। अब ज़रबे ज़ुरबे दें, ठीक है, इसकी ज़रब आ जाएगी, आपस में माइनस हो गए 0 हो गए हैं, -9 उधर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें। सो देखें बड़े आराम से 4.5 उसकी जो वेलोसिटी है वो पता चल जाएगी। एग्जाम्पल 2.9 है, 70 kg बाल, एक बाल है 70 किलो का, ज़ाहिर है उसका मास आ गया। विद अनदर बाल, एक और बाल से टकराता है, उसका मास 140 है, तो वही m1 और m2। अच्छा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बाल इज़ 9, अब ये हमारी v1 हो जाएगी, टू द राइट, ठीक है। वाइल द सेकंड बाल इज एट रेस्ट, तो दूसरा बेचारा जो है वो रेस्ट पे था, रुका हुआ था, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो v2 हम 0 कर लेंगे। इफ द कोलिजन्स वर परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन्स हुआ है आपस में टकराया, लेकिन ये इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि 2 कोलिजन्स पड़े हुए ना, एक इलास्टिक है एक इन इलास्टिक है।
ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के जो फार्मूले हैं फिर वो हमने लिखने हैं, क्योंकि फार्मूलों में फ़र्क होता है। इलास्टिक में असल में इलास्टिक कहते हैं कि इसलिए है कि वो सारे का सारा इम्पैक्ट आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, और इन इलास्टिक में सारे का सारा ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इसमें फार्मूले में थोड़ी चेंज आती है। इफ द कोलिजन्स वर परफेक्टली इलास्टिक व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बाल्स आफ्टर द कोलिजन। दोनों बाल्स की बाद की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह से डाटा लिखते जाएं। m1 70 है, उसकी वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी नंबर 2 चूँकि वो रेस्ट में था वो 0 है, मैस उसका ये है, v1 डैश भी फाइंड करनी है, v2 डैश भी फाइंड करनी है। अब इसका जो फार्मूले हैं वो ज़ाहिर हमें याद होने चाहिए। तो v1 डैश उसका फार्मूला m1 माइनस m2, ऊपर नेगेटिव माइनस होना है, नीचे प्लस होना है, और v1 साथ यूज़ होगा। तो जस्ट वैल्यूज़ लगानी है, पहले ऊपर सब्ट्रैक्ट करवाएं, नीचे ऐड करवाएं, फिर इनको ऊपर मल्टीप्लाई करके 210 पे डिवाइड करें तो -3 आ जाएगा। और माइनस का यही मतलब है कि उसने अपोजिट साइड पे जाना है। और v2 डैश में देखें 2m1 है ऊपर, नीचे वही m1 प्लस m2, ये नीचे तो वही ऐड ही हो रहे हैं, बस ऊपर वाले को ध्यान रखना है। और इसके साथ भी v1 यूज़ करेंगे, तो ये वैल्यूज़ लगाएंगे इसकी भी उसी तरह से, मल्टीप्लिकेशन है, फिर नीचे ऐड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर 6 आ जाता है। चलें जी, यहाँ आपके सामने न्यूमेरिकल्स आ गए। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है 2.1, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए एंड बी कह सकते हैं उनको, और उनका डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने मैथ में 14 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं तफसील के साथ, बहुत लंबा चौड़ा उस पर काम हुआ है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही वेक्टर्स का है। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ए क्रॉस बी। अगर ए और बी वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान अगर क्रॉस प्रोडक्ट बताना है तो उसमें ज़रब का निशान लगाते हैं, और डॉट प्रोडक्ट लगाना है तो उसमें डॉट लगाते हैं। वहाँ तफसीलन है सारी चीज़ें, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और उनका फिर एब्सोल्यूट लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में फिर डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स हमें उसने सवाल में दिए हुए हैं। हमें क्या करना है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। अब ठीक है, अब देखें ये इनके फार्मूले हैं, ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी और साइन थीटा, और ये मैग्नीट्यूड उसने इसलिए दिया है कि नॉर्मली इस फार्मूले में उसके साथ डायरेक्शन भी आती है, साइन वाले फार्मूले में। अब डायरेक्शन को निकालना था बीच में, क्योंकि वो ट्रबल करेगी हमें आगे सवाल हल करने में, इसलिए उसने मैग्नीट्यूड की बात की हुई है, और इसीलिए साथ उनकी आगे वैल्यूज़ भी हैं। तो बहरहाल ए बी साइन थीटा और जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए बी कॉस थीटा होता है। ये 14 चैप्टर में मैथ में मौजूद है ये चीज़ें। अब चूंकि हमें एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए अक्सर हम टैन थीटा की तरफ जाते हैं। तो टैन कैसे बनता है, साइन ओवर कॉज करने से। तो हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली से डिवाइड करा देंगे। सो देखें, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, साइन वाली को ऊपर रखेंगे, कॉज वाली नीचे, साथ उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आ जाएंगे। अब ए बी कट जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो एक जैसे हैं, तो साइन ओवर कॉज आपको पता है वो टैन बन जाता है। यहाँ से 4 कट जाना है, और 3 का स्क्वायर रूट रह गया वैसे ही, और टैन को उठा के उस तरफ लेके जाएँ तो वो टैन इनवर्स हो जाएगा। अब टैन इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट, अगर वो टेबल याद है तो आपको याद होगा कि टैन के किस वैल्यू के ऊपर 3 का स्क्वायर रूट आता था, और वो 60 डिग्री पे आता है। तो अब आप कैलकुलेटर में भी वो शिफ्ट टैन करके और 3 स्क्वायर रूट लिख के करेंगे तो आपको मिल जाता है कि 60 डिग्री एंगल है। तो दैट्स इट, ये हमारा पहला पार्ट या 2.1 जो है न्यूमेरिकल हो गया। अब 2.2 में क्या करना है उसको देखें। कहते हैं एक हेलीकॉप्टर है इज असेंडिंग वर्टिकली, वर्टिकली यानी बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऐसे चीज़ को कहते हैं ना, ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंड कर रहा है। ये असेंडिंग होता है ऊपर की तरफ, डिसेंड होता है नीचे की तरफ आना। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 19.6 है कि इस वेलोसिटी से वो जा रहा है। व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8, और ज़ाहिर है ऊपर जाते जाते अब ज़मीन से उसका फासला कितना हो जाए, 156.8 मीटर। तो वहाँ पहुँच के फिर हमने क्या करना है, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, एक पत्थर को वहाँ से फेंकना है नीचे की तरफ। सो हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, स्टोन को ज़मीन तक पहुँचने में कितना फास्ट टाइम लगेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर वाली ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसी के अंदर हम बैठे हुए हैं और वो हमें ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी वही है 19.6। अब डिस्टेंस जो है वो -156 लेंगे, माइनस इसलिए कि हम ज़मीन से अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, ये ग्रेविटी से अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम माइनस ले लेते हैं, क्योंकि साथ साथ वो डिस्टेंस भी बढ़ भी रहा है तो माइनस में ले लें उसको,
ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड है ना, क्योंकि आगे सवाल हल करने में फिर हमें मदद देता है। और जी तो माइनस में लेना ही लेना है, क्योंकि ये भी ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जा रहे हैं। ज़मीन की तरफ चीज़ आ रही हो तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जी पॉजिटिव है, लेकिन अभी हम हेलीकॉप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करनी है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए वो माइनस में लिया जाएगा। और टी जो है वो कैलकुलेशन उसकी होनी है टाइम की, तो वो हम करेंगे। सो देखें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम लगा रहे हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू लग गई, वी आई की वैल्यू, टी हमें कैलकुलेट करना है 1/2, फिर जी आ गया, फिर टी कैलकुलेट करना है। अब इसको वैल्यू लिखेंगे एज इट इज़। अब 2 पे इसको डिवाइड कर लें 4.9। अब देखें ये टी स्क्वायर भी है, टी भी है, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टी की फॉर्म में। इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं, इन दोनों को ना उस तरफ ले जाते हैं ताकि टी स्क्वायर हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो ये इधर जाएगा, देखें ये इधर गया तो पॉजिटिव हुआ है, ये वाला चीज़ पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो गई है, और ये पहले से नेगेटिव है। और इसको अब 4.9 से डिवाइड कर दें, क्योंकि टी स्क्वायर को अकेला करते हैं तो 4.9 से इसको डिवाइड करें, इसको करें तो वो पूरे पूरे नंबर्स आ जाते हैं। अब पूरे पूरे नंबर आ गए हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। 32 है तो 8 4 ज़र 32 बनता है, और 8 में से 4 निकालें 4 भी आता है। बड़े 8 को हमने माइनस रखा है क्योंकि एक्चुअल अमाउंट वो माइनस की है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे तो t - 8 और t + 4, तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। और जब ये मिल गए तो इनको अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे, और वहाँ से हमें t की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। और टाइम अगेन चूँकि नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो टाइम हमारा 8 सेकंड जो है वो बन जाएगा। आगे चलें जी 2.3 की तरफ। अब यहाँ पे वो कहता है कि a + b, a और b अगेन दो वेक्टर्स हैं, और उनका जो सम है उनका एब्सोल्यूट कह लें इज इक्वल टू a - b एब्सोल्यूट। तो ये एक रिलेशन उसने दे दिया दो वेक्टर्स का। देन प्रूव दैट, क्या करना है कि a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, के ये जो दोनों वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। अब ये 14.2 एक्सरसाइज में एग्जैक्टली ये सवाल हुआ है, बिल्कुल ये जो मैथ की बात कर रहा हूँ, तो वो अगेन मैंने अभी रिसेंटली करवाई है 14.2, तो मेरे जहन में आ रहा है। तो 14.2 में ये एग्जैक्ट ये सवाल और ऐसे ही हुआ हुआ जैसे अभी हम करने लगे हैं। तो ये देखें, ये उसने रिलेशन दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा काम है, ये दिया हुआ ना उसने रिलेशन। तो आप ये करें कि दोनों के ऊपर स्क्वायर ले लें। पहला स्टेप हमारा ये होगा। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है a + b का स्क्वायर क्या बताता है कि a + b 2 दफ़ा है, तो हम a + b को 2 दफ़ा लिख लेंगे। इधर भी स्क्वायर है तो उसको भी 2 दफ़ा, और बीच में हम डॉट लगा रहे हैं कि इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों तरफ। ठीक है, अब जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे आम मल्टीप्लिकेशन होती है उस तरह से चलेंगे, a का a के साथ, a का b के साथ, ठीक है, बीच में डॉट लगाते जाएँ, फिर b का a के साथ, फिर b का b के साथ, ठीक है, आम नॉर्मल। इधर भी उसी तरह बस माइनस का साथ ध्यान रख लेना है, क्योंकि जब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो -b.a, ठीक है, जब b ने b के साथ होना है तो -b.-b, ऐसे एंड सो ऑन। तो इस तरह से करके अब a और a आपस में अपने आप के साथ ही जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो उसमें वो देखें पीछे भी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के a.b होता है a b cos थीटा, वहाँ पे cos आता है। अब cos थीटा आपस में देखें a और a का आपस में एंगल 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री cos 0 1 होता है। अब ये लंबी तफसील हो जाती है, ये असल में ना तफसीलन हमने वेक्टर्स को मैथ के 14 चैप्टर में बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने डिटेल समझनी है वहाँ से आप समझ लें। सो बेसिकली यही याद रख लें कि डॉट प्रोडक्ट जो सेल्फ वाला डॉट प्रोडक्ट है वो उसी का स्क्वायर के बराबर आता है, ये वहाँ से है। ठीक है, फिर ये a.b है, अब b.a भी a.b ही होता है क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, तो इनको आगे पीछे हम कर सकते हैं। a.b या b.a एक ही बात है, तो उसको सीधा कर लें, a.b कर लें उसको, b और b फिर b स्क्वायर, इधर भी वही a स्क्वायर और ये b और b मिलके b स्क्वायर, माइनस से ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी सीधे कर लें, -a.b है तो इसको भी सीधा कर लें, a.b कर दें उसको। तो a स्क्वायर b स्क्वायर इधर से और इधर से कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम वही इधर भी मौजूद है, तो दोनों साइडों से कट जाने हैं। तो a.b 2 टाइम्स हो गया और ये भी 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब ये माइनस वाले को उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो हम वो पॉजिटिव हो जाएगा, देखें आपके सामने, और दोनों मिलके 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे। और 4 कांस्टेंट नंबर है, अगर उसको उठा के उधर ले जाएं 0 के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा डिवाइड करके। तो अल्टीमेट एंड ये आ गया a.b = 0। अब ये प्रॉपर्टी भी वहाँ पड़ी थी कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि अगेन इनमें cos थीटा होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज 0, सो a इज परपेंडिकुलर टू b, ये हमने लिख देना है इसको। ठीक हो गया, आगे चलें 2.4 कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट, एक बॉडी है कोई पड़ा हुआ, ठीक है, कोई चीज़ है, उसका मास कितना है, कैपिटल M, वो पड़ा हुआ रेस्ट में पड़ा हुआ है, कोई हरकत नहीं कर रहा। अब वो एक्सप्लोड होता है
टूटता है, जैसे भी टूटता है उसको तोड़ते हैं हम और उसके 3 पीसेस बन जाते हैं, ठीक है, 3 पीसेस, 2 ऑफ विच ऑफ मास m/4। अब जाहिर है जब चीज़ टूटती है तो उसका पहले वाला मास तो नहीं रहता, पहला अगर 40 है तो अब क्या है जी, वो m/4 हो गया, 4 पे डिवाइड करें तो 10, यानी पहले 40 किलो का था, अब 10 किलो का, एक पीस है 10 किलो का और एक और पीस 10 किलो का, 3 पीस हुए हैं, 2 पीसेस जो है m/4 वाले हैं, 10-10 किलो वाले, अगर 40 के हिसाब से बात करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो इस तरह से 2 पीसेस ये बन जाएंगे ईच, ज़ाहिर एक जैसे हैं, आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, जो देखें मैंने नीचे बनाया भी है कि जी एक अगर इधर को जा रहा है तो फिर एक इधर को जा रहा होगा, ठीक है ना, ये m है ना, तो ये टूटा है तो ये m/4 इधर को गया है, m/4 ये इधर को गया, आपस में 90 का एंगल बना के इस तरह से, क्योंकि हल्का फुल्का बना लेना तो फिर आइडिया बेहतर समझ आ जाता है कि करना क्या है आगे से। थ्रोन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 3 and 4, तो इनकी वेलोसिटीज भी हमें पता चल गई, इसकी वेलोसिटी 3 है, इसकी वेलोसिटी 4 है। अच्छा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस, अब तीसरा पीस भी तो है, अब तीसरा पीस जो है उसका मास भी हम देख लेंगे, खुद ही बना लेंगे, क्योंकि कैपिटल M में से m/4 माइनस कर दें तो पता चल जाएगा उसका, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मोमेंटम, क्योंकि इसमें मास है और वेलोसिटी है, तो मोमेंटम का सहारा लेके हम चलेंगे, इजी काम है। सो देखें पहला जो मास था, स्टेप बाय स्टेप चले, टोटल मास m था, अब पहले उसकी वेलोसिटी वैसे ही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम की बात करनी है तो वेलोसिटी को भी ज़बरदस्ती लाना है बीच में, अब वो रुका हुआ है, पड़ा हुआ है आराम से, तो कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसकी वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, और जब इसका मोमेंटम बनाना है तो आपको पता है मास और वेलोसिटी को ज़रब देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम 0, p = 0 उसका, ठीक है, वो साथ लिख लें। अब फर्स्ट पीस की बात आ रही है, वो मास उसका कितना है, m/4, ठीक है ना, मास m/4 है, वेलोसिटी 3 है, 3 मीटर पर सेकंड, ms-1 लिख लें ऐसे करके। अब दोनों को ज़रब देंगे तो उसका मोमेंटम बनेगा ना, तो इसको p1 कह लें, तो p1 क्या होगा, 3 × m/4 यानी 3m/4, तो ये उसका आ गया। इसी तरह जो सेकंड पीस है उसका भी जो है वो हम मोमेंटम बना लेते हैं, तो सेकंड पीस देखें उसका मास m/4, वेलोसिटी 4 है, तो 4 के साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कट जाएगा, तो उसका जो मोमेंटम है वो मास के इक्वली आ गया, क्योंकि वेलोसिटी तो उसके नंबर के साथ कट गई। अब तीसरी पीस की तरफ चलते हैं, अब उसका मास हमें नहीं पता, तो उसके लिए मैंने बताया पूरा मास है उसमें से वो दोनों पीसेस निकाल दें तो वही आएगा ना तीसरा, तो उन दोनों को माइनस करा दें, 4 से एलसीएम लें, 4m और ऊपर वाले -mm, 4 में से माइनस करें तो 2 पे डिवाइड करें तो m/2, आधा पीस जो है वो m/4 हो गया, और आधा पीस जो है वो थर्ड पीस बना है, तो बहरहाल वो m/2, क्योंकि m/2 है ना तो आधा पीस ही होता है वो, तो आधा पीस जो है वो एक तरफ जा रहा है। अब उसकी वेलोसिटी का हमें नहीं पता, ठीक है, और इसका मोमेंटम जब बनाना है तो वही वेलोसिटी और वो इसको ज़रब देनी है ना उसके मास को, तो वेलोसिटी इसके साथ आ जाएगी m/2v। अब ये आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की तरफ चलेंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम्स के इक्वल होता है ऑलवेज, ठीक है। अब जो इनिशियल p है शुड बी इक्वल टू p1, p2, p3, जो बाद वाले तीनों मासेस के मोमेंटम थे उनके बराबर होगा, वो हम लिख लेते हैं। सो 3m/4 है वो m है, वो m/2v है वो लिख लिया, इनमें से m कॉमन निकाल दें बाहर, m को बाहर निकाल देते हैं, तो पीछे ये अब ये 3/4 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2v हो जाएगा। अब जाहिर अगेन ये देखेंगे वो बन रही है हमारी फैक्टराइजेशन वाली कि जी एक चीज़ बाहर है दूसरी अंदर है, इक्वल टू 0 है, तो आइदर m = 0 और ये वाली चीज़ = 0। अब अगेन m तो 0 हो नहीं सकता, मास है, क्वांटिटी है किसी चीज़ की, तो उसको छोड़ देंगे, इस वाले को लेके चलेंगे। अब इसको हल करें, 3/4 और 1 उठ के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लें, ठीक है। फिर वो बाद में ये जो 2 है ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 ओवर में है ना, उधर जाके ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 4 डिवाइड होगा, तो ये 7/4 है, 2 से 4 को डिवाइड किया 7/2 और 2 पे डिवाइड कर दें तो 3.5, तो माइनस में भी ज़ाहिर है, माइनस का मतलब अगेन यही होता है कि किसी भी चीज़ के अपोजिट में आप जाते हैं। पीछे भी हमने ये माइनस की लॉजिक बार बार हमने यही समझी है, जब हम चीज़ से अपोजिट जा रहे हो तो माइनस होता है, तो बस लिख लेंगे कि माइनस क्यों है जी, अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ m/2 4 पीसेज जो हैं उनसे अपोजिट में हम जा रहे हैं। सो वेलोसिटी हमारी -3.4 आ गई। अच्छा जी, 2.4 है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड, एक क्रिकेट का गेंद है उसको ऊपर की तरफ हम हिट कर रहे हैं विद द वेलोसिटी दिस वन, ये उसकी वेलोसिटी है एट एन एंगल ऑफ दिस वन, ये गेंद प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि 90 डिग्री पे नहीं भेज रहे,
45 डिग्री पे भेज रहे हैं। तो थीटा हमारा 45 डिग्री है, वेलोसिटी दी हुई है। जब ये दोनों चीज़ें हों हम प्रोजेक्टाइल की सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। ठीक है, फाइंड इट्स क्या है जी, टाइम ऑफ द फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये बिल्कुल वही एग्जांपल जो हमने की है ना, बिल्कुल वही चीज़ है। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, थीटा 45 डिग्री है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब ये तीनों चीज़ें ही बार बार यूज़ होनी है। टाइम ऑफ द फ्लाइट का फार्मूला 2vi/g इंटू साइन थीटा। मैंने जैसे बताया कि फार्मूले मस्ट हैं याद करने, कहीं ना कहीं लिख लिया करें, बार बार देखा करें एंड सो ऑन। तो वैल्यूज़ लगाएं जी, साइन 45 कैलकुलेटर से लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर मल्टीप्लाई करके 9.8 से डिवाइड कर दें तो 2.885 आता है। तो राउंड अबाउट 2.9 ही हो गया, तो 2.9 सेकेंड आ जाता है। हाइट है, फिर उसी तरह हाइट फाइंड करनी है, vi² साइन स्क्वायर थीटा और 2g। वैल्यूज़ लगाएं, 220 का स्क्वायर लें 400, साइन 45 0.707 आता है, उसका स्क्वायर होना है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर स्क्वायर लेके 400 से ज़रब दे दें, फिर 19.6 से डिवाइड कर दें एंड सो ऑन। तो 10.2 मीटर्स जो है उसकी वर्टिकल हाइट जो वो आ जाती है। और हॉरिजेंटल जो रेंज हमारी है कि हम आगे की तरफ कितना जाएंगे, उसका रेंज का फार्मूला है। वैल्यूज़ आपके सामने हैं, लगी हुई हैं। 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। जस्ट इन दोनों को डिवाइड करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी 40.8 है चूँकि, तो तकरीबन 41 हो गया राउंड ऑफ करके। तो ये हमारा 2.5 कंप्लीट। 2.6 की तरफ चलें। 20 ग्राम बाल की जो वज़न है वो कितना है जी, 20 ग्राम मास उसका। अब ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए, तो 1000 पे डिवाइड करेंगे इसको, ताकि वो उसको ग्राम में किया किलोग्राम में लाया जा सके। तो वो हम करेंगे। आगे क्या करना जी, हिट्स द बॉल ऑफ अ स्क्वाश कोर्ट। स्क्वाश खेलते हैं ना, वो एक गेंद लेते हैं छोटा सा और वो डिब्बे में बंद हो जाते हैं शीशे वाले में, और उसको दीवार को मारी जाते हैं टेनिस के साथ। तो हमारे वो जानशेर खान और जहांगीर खान बड़ी बड़ी देर तक उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए एंड सो ऑन। तो स्क्वाश का गेंद है, स्क्वाश की वो दीवार के साथ उसको मार रहे हैं, किस फोर्स से मार रहे हैं, 50 न्यूटन से। तो ये हमारी फोर्स आ जाएगी। इफ द टाइम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स, अब ज़ाहिर है ये इम्पैक्ट की जब बात आती है वही कि जाके किसी चीज़ को टकराना, तो वो थोड़े से देर के लिए टकराना जो इम्पैक्ट उसका आ रहा है। तो कितनी देर के लिए टकराया है, 0.5। तो ये टाइम बहुत थोड़ा होता है। ये इम्पल्स की वो बात जब हमने पढ़ी थी, फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स का फार्मूला वही था, F × T = mvf - mvi। ठीक है, वो वाला फार्मूला था। तो बहरहाल m मास दिया हुआ है 20 ग्राम्स, उसको 1000 पे डिवाइड करें तो 0.02 kg आ जाएगा। फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन। तो ज़ाहिर है इम्पल्स का फार्मूला है F × T। सिंपल, फोर्स को और टाइम को मल्टीप्लाई करें, जो थोड़े से टाइम के लिए फोर्स लग रही है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वही इम्पल्स होता है। अगर उसमें मास और वेलोसिटीज़ वगैरह ना हो तो जस्ट F और T को ज़रब दे देते हैं। तो I फाइंड करना है, तो देखें बड़ा सिंपल फार्मूला हम लिखेंगे, ये देखें लिखा हुआ I = F × T। ठीक है, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया आंसर, इसका सिंपल काम है। आगे चले। 2.7 में क्या है जी, अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक बॉल को फुटबॉलर ने किक किया है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ ही शायद जा रहा है। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। ये फोर्स उस पर इतनी लगी है। अब ऐसे वो प्रोजेक्टाइल में फोर्स नहीं होती, तो ये कुछ और होगा, देखते हैं क्या करना है। एंड द इम्पैक्ट, ये वही इम्पल्स वाला काम है। एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस वन। तो टाइम भी दे दिया, फोर्स भी दे दिया, तो ये तो वही आ गया कि चेंज इन मोमेंटम। तो कैलकुलेट क्या करना है जी, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज आई है वो फाइंड करनी है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये एग्जैक्टली पिछला सवाल ही है, क्योंकि देखिए फोर्स दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और मोमेंटम में जो चेंज आई है वो फाइंड करनी है। तो वो वही है, F × T = mvf - mvi। ठीक है, ये बेसिकली होता है ना चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी है ना। तो ये इनिशियल, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, दोनों को माइनस करें तो चेंज इन मोमेंटम आता है। तो वो बेसिकली Ft के बराबर है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ। तो F और T को जस्ट पिछले सवाल की तरह जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम एक ही बात है। पिछले में भी इम्पल्स फाइंड किया यही फार्मूला लगा के, तो चेंज इन मोमेंटम भी यही है, तो ये आ जाएगा हमारा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि जिधर को किक किया है उधर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन आएगी ना मोमेंटम की। तो ये भी हमारा सवाल डन हो जाता है। 2.8 यहाँ पे क्या है, एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली। एक एरोप्लेन जो है हॉरिजेंटली जा रहा है, यानी ऐसे ऐसे जा रहा है आगे की तरफ। अच्छा, एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, ये 200 लिखा हुआ है। एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर की हाइट पे है, तो अगेन ये किलो है तो इसको 1000 से ज़रब दे के 8000 कर लेंगे। टू ड्रॉप अ बम, अब उसने बम मारना है ठीक है, ऑन द टारगेट।
आगे टारगेट है, लेकिन ज़ाहिर मूव करते करते जब मारना होता है तो फिर एंगल कैलकुलेट करना होता है कि कितने पीछे से मारूंगा ताकि वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह जाके लगे, ताकि वो एग्जैक्टली उसको हिट करे। फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस, कहते हैं हॉरिजेंटली ज़मीन मतलब ऐसे वाला जो डिस्टेंस है कितना दूरी से, मतलब यहाँ पे वो जगह है और हम इधर हैं तो कितना पीछे से ही हम उसको छोड़ दें। हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड। अच्छा जी, तो इसमें देखें चीज़ें दी हुई हैं उसने। इनिशियल वेलोसिटी, अब ज़ाहिर है हमारी एक्स कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्स होता है, ठीक है। बहरहाल तो वी आई एक्स दिया हुआ है 200, वी आई वाई हमारे पास है ही नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई ऑलवेज याद रखें, एक्स क्या होता है ज़मीन के साथ साथ हॉरिजेंटल, वाई क्या होता है वर्टिकल, ये हमेशा याद रखना है। अब चूंकि हमारा जहाज़ जा ही हॉरिजेंटल रहा है तो सारी की सारी उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल है, एक्स वाला कंपोनेंट है। वाई वाला कंपोनेंट कोई भी नहीं है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है। हाइट उसकी ज़ाहिर है वो 8 किलोमीटर ऊंचे हैं हम, तो ज़ाहिर है उसको 8000 कर लेंगे। जी हमारा 9.8 है। अब हमें चूंकि डिस्टेंस चाहिए तो सिंपल फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, तो टाइम का हमें नहीं पता। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम के लिए हम उसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT²। तो s की जगह हम h यूज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारा हॉरिजेंटल उसकी जो वर्टिकल हाइट है, क्योंकि वर्टिकल हाइट की बात हो रही है ना कि हम वर्टिकली कितना ऊंचे हैं, क्योंकि बॉम्ब ने ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे आने का मतलब कि वर्टिकली उसने कितना टाइम लेना है, ठीक है। ऊपर से नीचे आना वर्टिकल, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे उसकी वेलोसिटी के, ठीक है। तो h की जगह तो 800 आ जाएगा। अब वी आई देखें y यूज़ किया जा रहा है, ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि टाइम उसको लगना है नीचे आने की तरफ, आगे जाने की बात हम उसकी नहीं कर रहे, क्योंकि नीचे आके उसने ज़मीन पे आके टक्कर मारनी है ना अपने टारगेट को, ठीक है। तो इसलिए वी आई वाई तो वो 0 है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने पीछे देख लिया टी साथ उसके 1/2, जी की वैल्यू 9.8 और साथ T², ठीक हो गया। अब 8000 है, ये 2 से इसको डिवाइड करें 4.9। अब 4.9 उधर जाके 8000 को डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1632.65। लेकिन अभी चूंकि उधर स्क्वायर है तो अब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 40.41। अब टाइम आ गया तो सिंपल सा काम है कि s इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। अब देखें यहाँ वी आई का x कंपोनेंट, क्योंकि अब डिस्टेंस है आगे की तरफ हम कितना जा रहे हैं, तो वो आगे की तरफ जाने का मतलब स्ट्रेट लाइन में x एक्सिस के अलावा, तो वो 200 के साथ इसको ज़रब दिला दें तो 8081 मीटर्स आएगा। और इसको अगर आपने किलोमीटर में बताना है तो जाहिर है वही बात कि पॉइंट इधर होता है, इस जगह पे होता है, तो 1 2 3 तो डेफिनेटली वहाँ पे चला जाता है। तो 8.08 किलोमीटर्स 2.9। अब यहाँ पे क्या है जी, वाई डज रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है जी। रेंज आर जो है प्रोजेक्टाइल की रिमेन द सेम, एक जैसी रहती है व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश, और थीटा डैश कितना है 90 माइनस थीटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। कहता है कि आप किसी चीज़ को फेंकते हैं ना, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे फेंकते हैं, अब वो जितनी रेंज बनेगी अगर फोर्स एक जैसी रहे, पीछे इनिशियल वेलोसिटी हम उसको सेम दें, तो जितनी दूर वो जाना है ना वो उतना ही जाएगा जितना हम उसको 60 डिग्री पे फेंकें। क्योंकि देखें 30 और 60 मिलकर कितना होता है 90, इन दोनों को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अगर आप फेंकेंगे ना कोई चीज़ तो हमेशा वो एक जैसे फासले पे जाएगी। 40 पे फेंक दें, 40 डिग्री पे फेंक दें, 50 पे फेंक दें। अब 40-50 वो कैसे बनता है, 90 माइनस 40 करे 50 आता है। तो यही उसने कहा है 90 में से वो एंगल माइनस करके जो नया एंगल बनता है उस पे फेंकें या पहले वाले पे फेंकें, वो एक जैसी रेंज बनती है। तो एक ऐसी रेंज हम वो यहाँ पे प्रूफ करेंगे, एक्चुअल में भी ऐसी होता है, एक्सपेरिमेंट करके भी देखें वो यही आता है। वो जो छिक्का मारते हैं ना, तो छिक्का मारते हैं तो आप नीचे नीचे वाला मार लें या 45 डिग्री से ऊपर, यानी नीचे नीचे का मतलब 30 डिग्री पे छिक्का मार लें या 60 डिग्री पे छिक्का मार लें, वो एक जैसी जगह पे जाके गिरना है उसने, अनलेस कि आप 45 डिग्री पे, क्योंकि 45 डिग्री पे वो मैक्सिमम जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाता है। तो बहरहाल वो लंबी चीज़ हो गई। तो कहता है रेंज सेम आती है, ये हमें प्रूव करना है दोनों एंगल्स पे। आल्सो शो दैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ज़ाहिर है कि यही जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, द रेशियो ऑफ आर ओवर आर डैश इज इक्वल टू 1, वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली जब हम ये प्रूव कर लेंगे। अब देखें बड़ा सिंपल काम है, कोई मुश्किल नहीं है। रेंज का बेसिक फार्मूला ये है ना, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ज़ाहिर है ये रेंज का फार्मूला है। अब ये हम एक R1 लेते हैं और एक R1 डैश लेते हैं। R1 होगा एंगल थीटा के लिए और R डैश किसके
उसके लिए होगा ये जो हमारा थीटा डैश है 90 माइनस थीटा के लिए। सो देखें फॉर थीटा r इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी, सिंपल सीधा सीधा फार्मूला। अब थीटा की जगह हम क्या करने लगे हैं, थीटा डैश, तो r डैश हो जाएगा, तो v1 स्क्र साइन 2 थीटा डैश, ठीक है, थीटा डैश लगाना है। अब थीटा डैश की वैल्यू लगाएं 90 माइनस थीटा, ये थीटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा, अब यहाँ हल्का सा ये सोल्यूशन हम इसका करेंगे कि ये 2 से ज़रब दिला दें, 90 इंटू 2 180 हो जाएगा, और साथ ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 ने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, तो वो 2 थीटा हो गया। अब ये एक रिलेशन है, ये अगेन अब 10th चैप्टर में जाएँ मैथ के, तो वो 10.2 है कि 3 है, कि वहाँ पे उसने ये हमें बताया कि साइन जो है 180 माइनस 2 थीटा हो तो वो दोबारा साइन 2 थीटा ही आता है और पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब ये भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ बहुत लंबी चौड़ी हमने तफसील में पढ़ी हुई है मैथ में, तो वहाँ आप तफसीलन पढ़ सकते हैं। तो मैथ का अगर चैप्टर 10 खोलेंगे तो उसकी बुक में भी ये फार्मूले लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ ने किसके बराबर आना है, साइन थीटा इस चीज़ के, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा दोबारा से। अब ये हमारा r डैश आ गया। अब देखें ये जो r डैश आया है ये वही चीज़ है जो हमारा r है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो जब इक्वल आ गए तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि भाई दोनों जो रेंज हैं वो बराबर होती हैं। अब जो दूसरा पार्ट करना है वो बड़ा सिंपल काम है, समझेंगे यहाँ ये r डैश 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ऐसे, और फिर r डैश को उधर लेके जाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, और यहाँ 1 रह जाता है, तो वो जो सेकंड प्रूव करना था वो भी हो गया, तो दोनों ही काम हो गए। तो ये सिंपल सा काम था इसमें 2.9 में। अच्छा जी 2.10 यहाँ क्या करना है, अ ट्रॉली ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 1, एक ट्रॉली है उसका मास है 1 kg, उसकी वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकंड है, कोलाइड विद अ सिमिलर ट्रॉली, सिमिलर ट्रॉली का मतलब कि जो मास नंबर m2 है वो भी वही है 1 किलो, और वो बेचारी रेस्ट पे है, तो उसकी जो वेलोसिटी नंबर 2 है वो 0 है। वही बात m1 v1 m2 v2, यानी वो मोमेंटम वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला वो हम फार्मूला लगाएंगे, एग्जांपल्स में भी हमने किया। तो नंबर 1 कहता है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, पहली रुक जाती है, जिसने टक्कर मारनी थी वो खुद रुक गई है, तो v1 डैश 0 हो जाएगी, ठीक है, एट रेस्ट, वेयर एज द सेकंड स्टार्ट मूविंग, दूसरी मूव करने लग पड़ती है और उसकी वेलोसिटी ये हो जाती है, यानी v2 डैश जो है वो 1 है, इन द सेम डायरेक्शन, शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन बताना है कि ये हो रहा है। सो देखें बिफोर कोलिजन m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, v1 भी है, v2 0 है, ये हमने पढ़ लिया। इनिशियल मोमेंटम जाहिर है वही m1 v1 m2 v2 जैसे हम बनाते हैं, सबको आपस में ज़रब दें, ठीक है, तो 1 इंटू 0 ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब आफ्टर कोलिजन की जो डाटा है वो क्या है, मासेस तो वही रहते हैं जो हैं, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होना ना, मास थोड़ी उतर के कहीं चला जाना है, तो मास तो वही है ट्रॉली का 1 kg, तो वेलोसिटीज़ में फ़र्क आता है। तो v1 डैश अब 0 हो गई है क्योंकि वो रुक गई है पहली ट्रॉली, दूसरी ट्रॉली 1 मीटर पर सेकंड से चलने लग पड़ी है, तो v2 डैश 1 हो जाएगा। अब इसका मोमेंटम बनाएं m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, अब इसको भी करेंगे तो अब ये पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन रहेगा ये 1 इंटू 1 1, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि मोमेंटम सेम रह रहा है कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन की दो करैक्टरिस्टिक है ना, कि एक तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहे और दूसरा उनका मोमेंटम भी सेम रहे। हमने मोमेंटम सेटिस्फाई कर लिया, अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे। अब कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला जो 9-10 में पढ़ा हुआ, 1/2 mv², तो m1 v1² m2 v2², क्योंकि दो चीज़ें हैं तो उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। अगेन ये चूँकि इसकी वेलोसिटी 0 थी हमारी सेकंड ट्रॉली की पहले कोलाइड करने से पहले, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, ओवर में 2 है तो 1/2 हाफ 0.5। अब आफ्टर कोलिजन के लिए जब करेंगे तो उसमें भी अब ये 0 होता है तो ये 1 हो जाता है, तो इसका भी आंसर वही आता है। तो सेम, तो पहली वाली बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है। सेकंड पार्ट, आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। अब ये कह रहा है कि वो पहले वाली तो उसने कहा था ना रुक जाती है, अब रुक नहीं रही, दोनों इकट्ठी जुड़ जाती हैं, अड़ जाती होंगी आपस में, और अड़ने के बाद दोनों चल पड़ती हैं, दोनों एक जैसी स्पीड उनकी ले लेते हैं। दे स्टिक टुगेदर, इकट्ठी हो जाती हैं, एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ दिस वन। अब 0.5 की
वेलोसिटी से दोनों जा रही हैं, तो v1 डैश और v2 डैश दोनों यही होंगी 0.5। शो दैट इट इज एन इनइलास्टिक। अब कंडीशंस के लिए उसी तरह है, मोमेंटम को भी और काइनेटिक एनर्जी को हमने बराबर प्रूफ करना है। तो बिफोर कोलिजन तो वही है, क्योंकि वो तो पहले भी हमने कैलकुलेट कर लिया ना, वो 1 है। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटीज अब उनकी चेंज हो गई हैं, 0.5 दोनों की एक जैसी वेलोसिटी है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.5 ऐड होके वो फिर 1 नहीं आता है। तो मोमेंटम की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो ओके हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन पीछे हमने कैलकुलेट किया, वो 1/2 आई थी। अब आफ्टर कोलिजन जरा इसका देख लेते हैं, 1/2 वही फार्मूला लिखेंगे। अब सिर्फ चेंज क्या आना है वेलोसिटीज में, 0.5। अब इनके ऊपर स्केयर्स हैं, ये असल काम है इनके। जब आप स्केयर लेंगे 0.25 आ जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही, लेकिन ओवर में 2 है, इसके भी ओवर में 2 है, तो ओवर में 2 इकट्ठा करेंगे तो ये 2 टाइम्स, असल में ये चीज़ें सेम है ना, तो समझे 2 टाइम्स हो गई हैं। 2 टाइम्स एक इससे कट जाएगा, 0.25 आ जाएगा। कैलकुलेटर में भी आप करके देख लें, या एलसीएम ले लें, जैसे भी करना है, या पहले डिवाइड करके फिर ऐड कर लें, एक ही बात है। तो 0.25 आएगा। अब बिफोर कोलिजन 0.5 है और आफ्टर कोलिजन 0.25 है, तो काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है कहीं ना कहीं, तो सेम नहीं रही। तो फिर इलास्टिक में तो पूरी की पूरी चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी सारी ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, इनइलास्टिक हो गया, तो हम इसको इनइलास्टिक कह देंगे। अगला क्वेश्चन 2.11, और रेलवे वैगन ऑफ मास दिस वन, उसका मास ये दिया हुआ है रेलवे वैगन का, मूविंग विद वेलोसिटी दिस वन, ये उसकी v1, ये m1, ये v1, कोलाइड विद अनदर, ये भी कोलिजन हो रहा है, और उस दूसरी जो वैगन है उसका जो मास m2 है वो 2 इंटू दिस वन है, विच इज़ एट रेस्ट, और उसकी वेलोसिटी 0 है, v2 रुकी हुई है चीज़। ओके, तो ये सारा पता चल गया, वो हम सारे नीचे लिखेंगे भी। दे स्टिक टुगेदर, फिर अगेन जब कोलिजन के बाद फिर वो इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे पिछले पार्ट में वो इकट्ठी हो गई थी। एंड मूव ऑफ टुगेदर, फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, m1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, m2 है, v2 है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है, दोनों की जो डैश वाली वेलोसिटीज़ हैं वो बराबर हो जाती हैं, और वो कितनी हैं वही हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1, m2 v2, m1 v1 डैश एंड सो ऑन, वो वैल्यूज़ लिखें। अब m1 की वैल्यू v1, m2 लिखें, साथ v2 0 लिखेंगे। अब चूँकि v1 v2 सेम है ना, तो उसको बाहर निकाल लें और v कह लें उसको, ठीक है, और अंदर आ जाएगा m1 और m2, और m1 और m2 की वैल्यू लगा लें। अब देखें ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि पावर एक जैसी हो तो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 वैसे ही। और यहाँ पे ये पार्ट 0 वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाना है, सिर्फ ये रह जाना है, और ये 3 4 12 और साथ 10 की पावर 4। अब जाहिर है कि v को अकेला करना है, तो ये जाके उसको डिवाइड करेगा, तो 6 वाला पार्ट जो है वो नीचे आ जाना है उसके। सो देखें 6 वाला पार्ट नीचे चला गया, 10 की पावर 4 वैसे ही कट गया, और देखें बड़ा सिंपल, 6 2 12। तो वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड से दोनों जो वैगन्स हैं वो इकट्ठी साथ चल रही होंगी। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, अ कार विद मास 575 kg m1 इतना है, मूविंग एट दिस वन, ये उसकी वेलोसिटी है। स्मैशेस इनटू द रियर एंड ऑफ अ कार, एक कार को पीछे से उसने टक्कर मार देनी है, और उस कार जो खड़ी हुई कार थी 1575, उसका वो क्या कहते हैं, उसका मास ज़्यादा था, जिसको टक्कर मारी है उसका मास ज़्यादा है, तकरीबन 1000 किलो वो ज़्यादा किया है। और अच्छा वो खड़ी भी नहीं है, वो मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी ये है। इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता जा रही होगी, हमारी वाली कार तेज़ है और उसने जाके पीछे से उसको ठोक दिया है, वो ठीक हो गया। अब करना क्या है, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ़ द रेक्ट कार लॉक टुगेदर, फिर वही बात, दोनों कारें इकट्ठी हो जाएं तो फिर उनकी क्या वेलोसिटी होगी। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, m1 है, v1 है, m2 है, v2 है, ठीक हो गया। आफ्टर कोलिजन वही उनकी वेलोसिटीज़ बराबर हो जाती हैं, और उसको हम v कह लेते हैं। बिल्कुल वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, पिछले पार्ट में भी यही किया था ना कि वो सेम होती है वेलोसिटी, आप कॉमन ले सकते हैं। तो बस वैल्यूज़ लगाएं, कैलकुलेशनें करें, पहले ज़रबे दे लें, फिर बाद में उनको ऐड कर लें, इधर ये ऐड कर लें, ये जाके उसको डिवाइड करेगा, तो 7.67। ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी दफ़ा हमने अब ये कर लिया है, m1 v1 m2 v2 एंड सो ऑन। और बी पार्ट में कहता है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट, अब काइनेटिक एनर्जी की लूज कितनी हुई है, तो उसके लिए जाहिर है कोलिजन से पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद कितनी है वो हमने देख लेनी है। तो पहले का मतलब है कि m1 v1 m2 v2, कोलिजन से पहले वाली वैल्यूज़ आपने लगानी है। तो वैल्यूज़ देखें लगाई, पहले आप स्केयर्स ले लें, फिर ज़रब दे लें, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी इधर भी यही करें, तो वह कर करा के फिर जो आए उनको आप प्लस कर लें। और आफ्टर कोलिजन, आप ज़ाहिर आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, सिर्फ ये दोनों वेलोसिटीज़, क्योंकि अब ये वो वेलोसिटीज़ हैं जो हमने कैलकुलेट की है, क्योंकि कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी के साथ उन्होंने चलना है ना आगे, तो इसलिए 7.67 जो है वो इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। मैसेज तो वही होंगे जो उनके अपने हैं, एक का 575 है और एक का 1575 है।
तो वो हम ले लेंगे, और v को ज़ाहिर है कॉमन ले सकते हैं, वो हम बाहर निकाल देंगे, वही उसी तरह उनको ऐड कर लें, इसका स्केयर ले लें, ज़रब दे के 2 पे डिवाइड कर लें। अब ये आपकी आ गई फाइनल आप बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, और ज़ाहिर है कि कितनी लूज़ हुई है तो जो इनिशियल है वो फाइनल में से माइनस कर दें, तो फिर ये आ जाएगी 21104 पॉइंट। और ये भी अगर किलोज़ में बनानी है या वही बात के पॉइंट इधर है तो पहले डिजिट के आगे लेके जाएंगे तो 4 डिजिट आते हैं बीच में, तो 4 डिजिट का मतलब 10⁴ जॉल्स। तो इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।